हिंदी, ठीक। स्वागत है आपका प्रवीर पुरकायस्थ जी, नई परख के मंच पर। आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। विषय ही ऐसा है, जब इस विषय की मन में आया कि इसके ऊपर चर्चा की जाए, तो आपका नाम दिमाग में आया और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को मान लिया। अभी भारत सरकार ने संसद में तकरीबन जोर जबरदस्ती से एक एक कानून बनाया है। इस कानून के जरिए जो एटॉमिक एनर्जी है, एटमी ऊर्जा है, अब वो निजी हाथों में, उसका उत्पादन निजी हाथों में चला जाएगा। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी आज सरकार है, और इसी भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़माने में जब यूपीए सरकार सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में लाई थी, तो फिर उसमें उसने कुछ जो बातें उसमें जुड़वाई थीं, आज ये जो मौजूदा बिल पास किया गया है, ये वो बातें उससे बिल्कुल अलग तरह की हैं। इसमें कई गंभीर प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, अगर कोई एटमी दुर्घटना होती है, जैसे कि चेरनोबिल में हुई थी, कोई एटमी दुर्घटना होती है, तो मुआवजा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जो प्लांट चला रहा है, बिजली बनाने वाला प्लांट चला रहा है, उसका ऑपरेटर है, या उसकी जिसने प्लांट सप्लाई किया है, या जो लोग इससे प्रभावित होंगे रेडियो एक्टिविटी से, जो बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रभाव होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव होता है, इसमें पीढ़ियां तक उससे प्रभावित रहती हैं। उन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा ये तय करने के लिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, वो भी मैं साथ में जोड़ देता हूं, कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होगा, जो एटमी ईंधन होगा, वो एटमी ईंधन की सुरक्षा की गारंटी कैसे की जाएगी उसकी, और उसकी सुरक्षा की गारंटी कैसे की जाएगी जिसको बिजली बनाने में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो अगर आपके दिमाग में हो वो भी आप बात रखें। मुख्य रूप से अभी मैं दो सवाल, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं इस मामले में, तो दो सवाल मेरे दिमाग में आए। जी, कठिन सवाल कर दिया आपने, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सवाल को एक साथ जोड़ दिया। तो मैं इसमें अलग अलग थोड़ा करना चाहूंगा। मैं जरूर। दूसरा सवाल पे बाद में आऊंगा, पहला सवाल में ही ले रहा हूं मैं कि इस पे दो एक्ट को उन्होंने रद्द करके एक नया एक्ट लाए हैं सरकार ने। दो एक्ट जो रद्द हुआ है, एक लायबिलिटी वाली जो आपने जिक्र किया, और पहले भी एटॉमिक एनर्जी जो ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी ऊर्जा पूरी तरह से सरकारी हाथ में थी, उसको भी खत्म करके प्राइवेट प्लेयर्स को इस पे लाने की पूरी इजाजत दी है। तो दो बड़े बड़े चीजें इस पे अलग अलग के हैं। तो मैं लायबिलिटी की सवाल पहले ले रहा हूं, क्योंकि आपने उसमें कुछ सवाल उठाए हैं कि न्यूक्लियर ऊर्जा की लायबिलिटी यहाँ पर पहले भी ये था कि अगर सरकारी हाथ पे है तो पूरी तरह सरकार के हाथ पे होगा, ये मान के चल रहे थे हम। और उसमें लायबिलिटी एक मात्रा के ऊपर अगर लायबिलिटी होगी तो वो सरकार की होगी, प्लांट ओनर की या उस तरह की नहीं होगी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन सरकार एक ही है, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर पहली बात जो कहा जा रहा है कि लायबिलिटी सर कंपनी जो चलाएगी ऊर्जा, उस पर निजी हाथ में आने की उनको सुविधा दी गई है, उसकी लायबिलिटी भी आपकी लिमिट होगी 300 करोड़ पे, 150 मेगावाट से 750 मेगावाट मेरे हिसाब से, जो इस वक्त हमारे न्यूक्लियर जो प्लांट्स बनते हैं, जो अभी सरकारी तौर से बनते हैं, तो वो 750 मेगावाट की ही है। तो पूरी रेंज में 300 करोड़ के ज़्यादा आपका मुआवजा वो निजी कंपनियां हो, सरकारी कंपनी होगा, वो नहीं देंगे। उसके बाद सरकार टेक ओवर करेगी। तो एक तो है कि लिमिट जो है लायबिलिटी की घटा दिया है, और वो लिमिट की 750 करोड़ के बाद क्या होगा मैं उसमें नहीं जा रहा इस वक्त। तो लिमिट कम कर दिया है, और ये लिमिट जो प्लांट चलाने वाले होंगे, इस वक्त उसको निजी हाथ पे करने का मतलब है निजी प्लांट कोई खोलेगा जो उत्पादन न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए, तो उसकी लायबिलिटी आपका 300 करोड़ तक ही रहेगा। अगर न्यूक्लियर का कोई भी इस तरह के एक्सीडेंट होता है
तो उसको अगर कितने लोगों पर इफेक्ट करता है, कितने लंबे अरसे तक चल सकता है, जिससे आपने जिक्र किया है, 300 करोड़ बहुत मामूली हो जाता है। तो इसीलिए एक 500 मेगावाट प्लांट, 700 मेगावाट प्लांट, 300 मेगावाट प्लांट कुछ भी हो, तो कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है उसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, जो आपने जिक्र भी किया है। तो उस दायरे में जितने लोग आएंगे, भोपाल गैस कांड हम देख चुके हैं, तो हाँ, भारत उसमें में जिस तरह की आबादी, उससे तो करोड़ों लोग प्रभावित होंगे उससे। और भोपाल गैस कांड के हमारा अनुभव है, इसीलिए हमको मालूम है कि ऐसे खतरनाक जो फैक्ट्रियां होती है उसके लिए मुआवजा कौन देगा, कितना देगा, इसकी एक कानून उस तरह से होनी चाहिए। और वो कानून हमने बनाए हैं, जिससे भी न्यूक्लियर इस एक्ट से उससे भी उसको मुक्त कर दिया है, कहा कि किसी की लायबिलिटी नहीं होगी, इतना ही होगा, इसके बाद और लायबिलिटी पूरी सरकार के हाथ में होगी। तो एक तरह से प्राइवेटाइज अगर आप करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी एक्सीडेंट का सरकार के हाथ में चला जाएगा, ये एक बात इसमें साफ रखा गया है। और जो प्लांट प्राइवेट ओनर के हाथ में अगर होगा तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 300 करोड़ है। मतलब भोपाल गैस कांड में 490 करोड़ मेरे ख्याल से था यूनियन कार्बाइड की लायबिलिटी, उससे भी कम रकम यहाँ पर तय किया गया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आया है कि न्यूक्लियर लायबिलिटी जो सप्लायर का होता है, मतलब मैंने एक न्यूक्लियर प्लांट एक चलाना शुरू किया, मुझे रिएक्टर सप्लाई किया है, मान लीजिए जनरल इलेक्ट्रिक ने किया है और किसी ने किया है, अब तो ये सब नाम भी बदल गए हैं। तो ये कंपनियां अगर किए हैं तो उसके हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर उसका लायबिलिटी कितना होगा, सप्लायर्स लायबिलिटी की जो बात है। सप्लायर्स लायबिलिटी देखिए, बीजेपी ने लेफ्ट का पोजीशन जो है राज्यसभा में समर्थन किया था उस वक्त कि सप्लायर की लायबिलिटी होनी चाहिए, और स्पेसिफिक क्लॉज था कि सप्लायर की लायबिलिटी क्या होगा। ये खास तौर से हमारा उस वक्त 25 साल मेरे ख्याल से भोपाल गैस कांड का वो सालगिरह था, तो भोपाल फिर हमारे सामने आया था, जनता के सामने आया था, और इसीलिए सप्लायर की लायबिलिटी अर्थात यूनियन कार्बाइड की लायबिलिटी अगर देखें तो इस तरह से वो दिमाग में रहने की वजह से सप्लायर लायबिलिटी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज जो है जुड़वाया था, और वो हमारा लॉ में था, उसको इस वक्त रद्द कर दिया है। तो ये रद्द करने का मकसद क्या है? मतलब आप जो रिएक्टर सप्लाई करेंगे उसकी लायबिलिटी लगभग बहुत कम ही होगा, 300 करोड़ इंटरनेशनल लॉ में। एक आप मान लीजिए आप एक रिएक्टर देते हैं, वो 1000-2000 करोड़ का रिएक्टर होगा, उसके एवज में आपका 300 करोड़ की लायबिलिटी ये बहुत कम होती है। जबकि न्यूक्लियर ऊर्जा में अगर एक्सीडेंट होगा, हमारे सामने फुकुशिमा का केस है, देखे हैं कितने बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है, और क्या कहेंगे 500 बिलियन 700 बिलियन डॉलर, तो इससे ज़्यादा ही फुकुशिमा में जापान ने खर्चा किया है। तो उसको देखते हुए इस तरह की लायबिलिटी घटाने का मतलब है कि आप अगर बाहर की किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनियों से आप लेते हैं रिएक्टर बनाना, तब उसमें नुकसान अगर होगा तो उसकी लायबिलिटी क्यों नहीं होगी, ये प्रश्न चिन्ह रह जाता है कि उसके ऊपर सप्लायर की लायबिलिटी आप क्यों खत्म कर दिया। पूरी तरह से सिर्फ प्लांट ओनर की ही लायबिलिटी होगी, वो भी 300 करोड़ तक, ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जो सवाल है कि अमेरिकी कंपनियां ये लायबिलिटी, प्राइवेट पार्टीज जो थे, जो रिएक्टर बेचते थे, वो ये लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने, वेस्टिंग हाउस हो, जी हो, उस वक्त उन्होंने यहाँ से और बातचीत करना बंद कर दिए थे। रशियन ने न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई किया, उन्होंने ये रिएक्टर में सप्लायर्स लायबिलिटी क्लॉज पे आपत्ति नहीं की। उस वक्त फ्रेंच से हमारी बातचीत हो रही थी, फ्रेंच फ्रामेटोम तब उस कंपनी थी, उसने भी लायबिलिटी सवाल इतनी बड़ी तरह से रखा नहीं था। ये अलग बात है, फ्रामेटोम भी फ्रांस में डूब गया एक हिसाब से, वो तो सरकारी टेक ओवर हो गया, तो वो इसीलिए हमारा जो प्लांट देने की बात हो रही थी वो उसने आगे नहीं बढ़ाया।
तो ये बातें देखते हुए लगता है कि अमेरिका के साथ जो हम संबंध सुधारना चाहते हैं, अभी ट्रंप साहब से बातचीत हो रही है, ट्रंप ने डंडा घुमाने की कोशिश की है टैरिफ की, लगता है उन्हें खुश करने के लिए एक क्लॉज जो है हमने लाया है और इस एटॉमिक ऊर्जा कानून का सुधार रिफॉर्म जो किए सिर्फ नहीं किया है, तिलांजलि देके नए जो कानून कायम किए हैं, उसके अंदर ये मकसद है कि अमेरिकी कंपनी अगर यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान कर दिया जाए। मुझे लगता है ये इसका एक मकसद यह है। और दूसरा मकसद है प्राइवेट पार्टीज को न्यूक्लियर में आमंत्रण करना, उसको उसके प्लांट्स चलाएंगे, वो प्लांट चलाएंगे, अदानी साहब हैं, टाटा साहब हैं, और भी कंपनियां हैं जो चलाना चाहते हैं, तो वो भी न्यूक्लियर प्लांट चलाएं, बाहर से इक्विपमेंट लाएं, न्यूक्लियर प्लांट चलाएं। इसकी कोशिश भी सरकार का लगता है इस एक्ट में है। एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूँ नई परख के दर्शकों के लाभ के लिए और खुद अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए भी, कि जो एटमी बिजली होगी, वो बिजली जो आजकल बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पन बिजली होती है या भाप से या उससे बनने वाली बिजली होती है, पारंपरिक तरीकों से बनने वाली बिजली के मुकाबले एटमी बिजली सस्ती होगी कि महंगी होगी? और महंगी होगी तो कितनी महंगी होगी? देखिए, एटॉमिक एनर्जी दुनिया में इस वक्त कंपटीशन में हार रहा है, कोयला और गैस या इन सब चीजों से नहीं, हार रहा है रिन्यूएबल्स के सामने। एटॉमिक एनर्जी वैसे भी महंगी बिजलियों में आता है, कोयला हो या गैस हो, गैस महंगा होता है, तेल महंगा होता है, एटॉमिक एनर्जी उससे महंगा या उसी दर्जे में है, देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कहाँ बन रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो प्लांट्स बनाते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स को पूरा नहीं सब कॉन्ट्रैक्ट करते, कुछ चीज़ों का सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर जो वो रिएक्टर खुद ही बनाते हैं। तो हमारा दाम बिजली का इतना महंगा नहीं, फिर भी कोयले से ज़्यादा महंगा है और तेल का करीब बराबर है अगर देखा जाए, और गैस शायद गैस से भी थोड़ा ज़्यादा ही कीमत है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंसिव है, कीमत उसका ज़्यादा तो ये महंगी बिजली बनाने के प्रति इतना आग्रह क्यों है? भारत तो ऐसा देश है नहीं जहाँ पब्लिक महंगी बिजली खरीद सके, और अगर इंडस्ट्री महंगी बिजली खरीदेगी तो फिर इंडस्ट्री के दाम भी चीज़ों के ज़्यादा होंगे, उसकी लागत भी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये ज़िद क्यों है? और साथ में खतरा भी बहुत है, ऐसा कि हमने देखा, आपने जापान का उदाहरण दिया, हम लोगों पर रूस का उदाहरण है हमारे सामने, और भारत में अगर लीकेज हो गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो ही चुकी है, तो हमारा मुल्क, तो हमारे मुल्क में तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। देखिए, न्यूक्लियर ऊर्जा को सेफली बनाना इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने न्यूक्लियर प्लांट्स भारतवर्ष में काफ़ी बनाए हैं, तो हमारा अनुभव है और हमारी काबिलियत भी है इसको सेफ बनाना, ताकि इससे एक्सीडेंट ना हो। ये बात ज़रूर है कि न्यूक्लियर ऊर्जा शहर के पास नहीं बनाई जाती है, तो अगर कुछ होता है एक्सीडेंट तो सीमित रूप से होगा और बड़े पैमाने में उसका नहीं होना चाहिए। इतना सेफ्टी हमारे रिएक्टर्स में, खास तौर से जो हम रिएक्टर्स यूज़ करते हैं उसमें है। मैं उस पे डिटेल्स में आज नहीं जाना चाहता हूँ, पर हमारी रिएक्टर्स जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स है, थोड़े महंगे हैं दूसरे रिएक्टर से, पर इसके बावजूद सेफ्टी इस पे ज़्यादा है, सब इसकी मानते हैं इस चीज़ को। सवाल है कि हम क्यों एटॉमिक ऊर्जा बनाना चाहते हैं जब ये महंगा है। तो सवाल ये है कि सवाल यह है कि कितना महंगा है, ये देखना पड़ेगा किस साइट पे बन रहा है, कौन सा आप टेक्नोलॉजी चुनते हैं। अगर हम देसी टेक्नोलॉजी चुनते हैं जो हम खुद बनाते हैं, तो उससे इतना महंगा इस वक्त नहीं है, थोड़ा ज़्यादा महंगा है कोयला से, और गैस की बराबर ही होगा। और अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगेन डिपेंड करता है कहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपने लगाया है।
न्यूक्लियर ऊर्जा का एक फायदा इस वक्त ये है कि अगर काफी पैमाने पर आपके रिन्यूएबल्स आपके ग्रिड में है, जो इस वक्त हो रहा है कि दिन में आपकी बिजली जब सूरज रहता है, अगर विंड तो वैसे भी मिलता है, तो उस वक्त आपका हो सकता है कि आप सरप्लस हो, तो कुछ प्लांट्स को आपको बैक ऑफ करना पड़े। पर अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा होता है ग्रिड में, तो सवाल एक आता है कि ग्रिड में अगर कोई डिस्टरबेंस हो गया तो ऐसे चीजें होनी चाहिए जिससे ग्रिड स्टेबल रहे। तो उसमें जहां पर रोटेटिंग मशीन्स होता है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, चाहे स्टीम टरबाइन हो, चाहे न्यूक्लियर टरबाइन हो, तो उसमें वो स्टेबिलिटी ग्रिड में प्रोवाइड करता है। इसीलिए ग्रिड में आपको कौन सा ऊर्जा आप दे रहे हैं, तो उसमें ग्रिड स्टेबिलिटी के हिसाब से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी एक ग्रिड में स्टेबिलिटी लाता है। पर सवाल ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या हम सस्ता बना सकते हैं? हाँ, हम जो प्लांट्स बनाते हैं वो अमेरिकी प्लांट से काफी सस्ता है। तो अगर उनकी प्लांट्स लें आप, तो बिजली एटॉमिक ऊर्जा की कीमत 7 से 10 रुपया का कम नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा होने की ही चांस है। तो हम फिर एनरॉन वाले किस्सा दोहराएंगे। और इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, हम अमेरिकी एसएमआरस को, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कहते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है, तो हम इससे कम साइज से तो हमने शुरू किया था 30-35 साल पहले खुद बनाना। तो 300 मेगावाट का, 400 मेगावाट का रिएक्टर्स बनाना हमारे लिए कोई दिक्कत तो है नहीं, डिजाइन हमारे पास पड़े हुए हैं। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के नाम पे जो ला रहे हैं, उसका बिजली का दाम 7 से 10 रुपया का कम इस वक्त नहीं होगा। तो ये क्यों लाना चाहते हैं, ये हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। तो लखताब ने वही कहा कि एसएमआरस की बड़े ढाक ढोल पीट के अमेरिका में बताया जा रहा है कि हम एसएमआर ला रहे हैं, एसएमआर ला रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ एटॉमिक ऊर्जा जो है बहुत महंगा पड़ा था। तो अब वो नया गीत शुरू किए हैं कि एसएमआर से सस्ता हो जाएगा। अभी तक कोई एसएमआर दुनिया में आया नहीं है। तो एक क्या कहेंगे, अनटेस्टेड कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स सस्ता पड़ेगा। तो ये हम क्यों करना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर परखी हुई है टेक्नोलॉजी का कीमत मालूम हो तो बात कर सकते हैं, पर जो परखी नहीं है, हमने देखा नहीं है, उसका कीमत कम होगा, एडवर्टाइजमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। और जो मैंने कहा, हम 700 मेगावाट का प्लांट इस वक्त बनाते हैं, तो हम उसको 400-500 बनाने चाहे कोई दिक्कत नहीं, हमारे 500 मेगावाट के डिजाइन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये एसएमआर नाम जो है एक धोखा है, इसमें और कोई बात नहीं है। इसे लोगों को क्या कहेंगे, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि एसएमआर ला रहे हैं, कोई नई चीज है। पर रिएक्टर को छोटा करे बड़ा करे, सवाल हमारे लिए है कि हमारा 1 यूनिट का खर्चा क्या होगा और कितना कैपिटल लगेगा। और आपने जो सवाल उठाया है, सेफ्टी कितनी है इस प्लांट्स में, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि एसएमआर नाम से लोगों को भ्रमित करने के अलावा इसके अंदर अमेरिका अब एडवर्टाइजमेंट कंपनी एडवर्टाइजमेंट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक ही चीज को 5 तरह से पेश करना, और पुरानी चीज है उसी को फिर पेश करना, उनकी तो बेसिक बिजनेस पॉलिसी है। अच्छा, सरकार जिस आग्रह के साथ में, जिस जिद के साथ में उसने ये बिल पास कराया है, चाहती तो वो इस बिल को संसद की जो स्टैंडिंग कमेटीज है उनको भेज सकती थी। उसमें विपक्ष के लोग भी बैठते हैं, तो वो उसके ऊपर चर्चा होती, बहस होती उसमें, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह जिद करके उसको तुरंत पास करा दिया और बाकायदा कहा भी कि हम इसको पास करा के ही मानेंगे, तो उससे लगता है कि इसके पीछे बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा निहित स्वार्थ इस पूरे लेजिस्लेटिव एक्ट के पीछे काम कर रहे हैं। एक तो की तरफ तो आपने इशारा भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे देश में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जैसे अडानी की तरफ आपने इशारा किया, टाटा भी इस तरह की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, और अंबानी कभी जब चाहेंगे तब कूद पड़ेंगे इसके अंदर। तो इन लोगों की सुरक्षा, इन लोगों के फायदे को भी बहुत ध्यान में रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि ये करीब 10 दिन में पास कराना एक अनोखी चीज है, क्योंकि पिछले बार जब न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पेश किया गया था, वो आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ था, 2010 में गया।
कई महीनों तक उस पे बहस हुई, सुधार हुए उसमें, तो लोगों को वक्त मिलता है कि सब विश्लेषण कर पाए, कहाँ कहाँ पर क्या क्या नुक्स हो सकते हैं उसको ठीक करें। और उसमें सप्लायर्स लायबिलिटी एक्चुअली राज्यसभा के अंदर डिस्कशन में जो हुआ था, राज्यसभा ने, मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे याद है, उसको या जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी में ये अल्टीमेटली ये चीजें आई थी और उसमें सुधार किया गया था कि सप्लायर की लायबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ खत्म करके 2 एक्ट, एक एक्ट नहीं 2 एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी है इसके साथ साथ, वो आपने एक दिन सुबह पेश किया, शाम को राज्यसभा में पास हो गया और अगले दिन आपने उसको लोकसभा में पास करा लिया, पारित करा लिया, तो उससे आपने अपना पूरी बहस खत्म कर दी। और क्यों हमें भी, जो हम राज्यसभा लोकसभा में नहीं है, हमें भी तो उसको समझने के लिए टाइम लगता, मोटी बिलें हैं, क्या रद्द किया, क्या लाया, देखना पड़ता है। उसके साथ साथ सांसदों को बताना, उनको समझाना, ये भी हमारा काम है। जनता का तो यही, जो ये सब देखते हैं, उनका ये काम होता है। तो लोकसभा में तो सब न्यूक्लियर विशारद नहीं बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता कुछ भी। नहीं, बहुत सारे लोग जान भी सकते हैं, पर कितना जानते हैं, उनको भी समझाने के लिए, पढ़ने के लिए वक्त लगता है। तो एक करीब 2 दिन में बिल दोनों सदनों में पास कराना, ये अनोखी स्पीड क्यों है, तभी समझ में आ सकता है जब इसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को हम समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने जो इशारा किया है, हमें लगता है कि जब ट्रम्प साहब हमारे ऊपर डंडा चला रहे हैं, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मार्केट हम खोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो उसमें न्यूक्लियर ऊर्जा की हम दरवाज़ा भी खोल देंगे, आपकी कंपनियां अगर आना चाहते हैं। और अमेरिकी कंपनी की खास तौर से ये डिमांड थी कि न्यूक्लियर ऊर्जा में सप्लायर की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये पहले से उनकी ये डिमांड थी। और जो ही न्यूक्लियर सप्लायर्स लायबिलिटी बिल एक्ट में बदला था, तभी से उन्होंने न्यूक्लियर ऊर्जा यहाँ पर बेचने की बात, मतलब इक्विपमेंट बेचने की बात, ये बंद कर दिया था। आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था 2004 में मेरा ख्याल से, तब से उन्होंने वेस्टिंगहाउस और जी दोनों यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचने की बात कर रहे थे। जो ही हमने सप्लायर्स लायबिलिटी एक्ट पास कर दिया था, उन्होंने यहाँ से करीब यहाँ से विड्रॉ कर गए थे, ये बातें बंद हो गई थी। तो एक तो प्रेशर उनके तरफ से लगातार है, हालांकि जी वेस्टिंगहाउस दोनों कंपनियां, न्यूक्लियर कंपनियां एक तरह से खत्म हो गई है। जी तो भी जापान की कंपनी बेरोनोवा करके कंपनी के साथ, हिटाची है एक्चुअली वो, उसके साथ कोई जॉइंट वेंचर है उसकी, और वेस्टिंगहाउस करीब खत्म ही हो गया है। तो ये सब देखते हुए वेस्टिंगहाउस मेरे ख्याल से कनेडियन कंपनियों ने, 2 कनेडियन कंपनी ने खरीद लिया है। तो पुरानी वो कंपनी इस वक्त है भी नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे थे पहले, इससे रिएक्टर ले सकते। और ये जो रिएक्टर बेचना चाहते, इसकी कोई इस वक्त कोई टेस्टेड रिएक्टर इस तरह है नहीं, पर जल्दबाजी क्यों करी गई थी, उस पर लगता है कि हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनके दिमाग में ये है कि अमेरिका भी बहुत आगे है न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ज़रूर उनके पास कुछ है जो हम खरीद लेंगे। और इससे शायद ट्रम्प साहब, क्योंकि ये ज़रूर है कि अमेरिका का दबाव लगातार न्यूक्लियर ऊर्जा पे रहा है कि आप सप्लायर्स लायबिलिटी मत रखिए, तो वो उनको शायद उसमें सुविधा होगा वहाँ बातचीत करने के। तो अगर कुछ देना है, कुछ लेना है, तो उनको लगता है कि देने वाले चीज में न्यूक्लियर ऊर्जा हम दे सकते हैं उनके कब्जे में। और हमारे यहाँ पर निजी कंपनियां हैं जो उनके साथ संबंध बना के वहाँ पर अगुवाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे ज्यादा इसके बारे में तो मालूम है नहीं, क्यों हम भी आपके तरह बाहर ही बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं अखबार में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमारा अनुमान ये है कि शायद इसमें एक रोल इस पे प्ले किया है। नहीं तो इतना जल्दबाजी क्यों किया, वक्त क्यों नहीं दिया, क्यों हमारे पास विश्लेषण का या पार्लियामेंट को ब्रीफ करने का मौका नहीं दिया गया, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस जल्दबाजी का पीछे राज क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे और स्पष्ट होगा। अब एक आज की चर्चा का आखिरी सवाल
कि लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट बिजली बना लें, इसका एटमी बिजली बना लें 2047 तक, जिसको कहा जाता है कि वो अमृतकाल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। मोदी सरकार की भाषा में अमृतकाल प्राप्त हो जाएगा और उस वक्त तक भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो जापान या अमेरिका वगैरह के बराबर हो जाएगी। इस तरह का एक गुलाबी तस्वीर ये लोग दिखा रहे हैं सरकार लगातार। तो बहरहाल वो उस तस्वीर के बारे में तो हम लोग फिर बाद में भी चर्चा कर लेंगे। ये जो आज का विषय है कि क्या वास्तव में ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसको ये लोग प्राप्त कर सकते हैं 2047 तक 100 गीगावाट। मैं तो समझता हूँ कि 100 गीगावाट क्या, हम अगर और 10 गीगावाट ही ऐड करें न्यूक्लियर में, और खास तौर से अनटेस्टेड, कोई टेस्टेड जो नहीं है उस टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो बहुत हो जाएगा, बहुत कुछ हम कर लिए है, समझ में आएगा। तो मैं देखिए 2047 तक तो ना मैं रहूंगा ना मोदी जी रहेंगे, तो कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, आप शायद तभी रहेंगे ठीक है ना। तो इसीलिए ये कहना 2047 में क्या होगा, मेरा इसमें बहुत खास दिलचस्पी नहीं है। मेरा तो है 10 साल में क्या हो सकता है जी। तो 10 साल की बात अगर करें तो हमें समझ में आएगा ठोस रूप में हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 25 साल कल्पना काल्पनिक ही रह जाएगा जब तक 10 साल आप क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे हमें। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीर जी। आपने एक ऐसे विषय के ऊपर रोशनी डाली है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। मेरे ऐसा व्यक्ति जो कि मुद्दतों से अखबार नवीसी कर रहा है, तरह तरह के विषयों पर लिखता बोलता रहता है, मुझे भी इस बारे में बहुत ही कम जानकारी है। एक बहुत पुराने ज़माने की मुझे याद आ रही है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा हुआ करते थे, तो उनसे कभी-कभी इस बारे में मिल जाते थे तो चर्चा होती थी कि भाई एटमी बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। वो तो एटमी बिजली के सख्त खिलाफ होते थे। लेकिन अभी आपने कहा कि नहीं, एटमी बिजली हमें कुछ जिसे कहते हैं नहीं, आनुषंगिक यानी कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका अदा कर सकती है हमारी बिजली में, हमारी ग्रिड लगातार ठीक से चलती रहे। इसमें थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन हम लोग दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा कम महँगी एटमी बिजली बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है दुर्घटना का। अगर एटमी दुर्घटना हो गई तो उससे वो जो तबाही मचेगी और जो उससे नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एटमी बिजली के साथ में खतरे बहुत जुड़े हुए हैं, उनके पे सतर्क रहना चाहिए। और लगता नहीं कि सरकार तमाम निहित स्वार्थों के दबाव में इतनी ज्यादा सतर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मसले पे, घटनाक्रम पे हम लोग अपनी निगाह रखेंगे और आगे कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाल के हम लोगों को दें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दुबे जी।